हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की थर्ड क्लास पर हैं और हम आज से अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और जहां से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। कल मैंने आपको बताया था कि पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना होता है, उसका गेटवे क्या होता है, मतलब किस तरीके से पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में घुसती हैं। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन किया जाना है। कल हमने सेक्शन 10 को समझा था और अब हम समझेंगे सेक्शन 2A को, जो कि बात करता है हमारे प्रपोजल की या फिर ऑफर की। अगर हम बात करें प्रपोजल की और ऑफर की, तो प्रपोजल हम इंडिया में बोलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं जब एक पार्टी अपनी इंटेंशन को दूसरी पार्टी तक पहुंचाती है कि वो अपने जो है क्या कहते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहती है, वो किसी भी चीज के लिए जो है कोई भी संविदा करना चाहते हैं। ठीक है। और अगर ऑफर की बात करें तो इंग्लिश लॉ में आप देखोगे जब भी कोई पार्टी अपनी इंटेंशन को दूसरी पार्टी तक पहुंचाती है तो उसको हम बोलते हैं ऑफर। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जल्दी से बता दीजिए आवाज क्लियर है तो फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। वॉइस आ रही है, बोर्ड क्लियर है, जल्दी से बताइए। आवाज आ रही है मेरी और बोर्ड क्लियर है तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रपोजल और ऑफर को समझने वाले हैं। और लास्ट क्लास तक अगर हम बात करें तो मैंने आपको एक सिस्टम समझाया था और यह बताया था कि हमारा जो है क्या कहते हैं ऑफर बनेगा कैसे। तो हमने यहां पर देखा था कि हम ऑफर को किस तरीके से बनाएंगे। तो यहां पर आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उससे पहले वो क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। वो हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, एग्रीमेंट बनाने के लिए हमें जो है यहां पर प्रपोजल को समझना था, प्रपोजल को समझना था। प्रपोजल के साथ साथ हमें एक्सेप्टेंस को समझना था। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं तो उसके टॉपिक प्रपोजल या फिर आप इंग्लिश लॉ में इसको ऑफर बोलते हो, इसको डिटेल में समझेंगे। और कल की क्लास में हम एक्सेप्टेंस को समझेंगे। इसके डिटेल नोट्स भी मैं आपको दूंगा और इसके डिटेल नोट्स जब आप मुझसे ले चुके होंगे, ठीक है, मुझसे ले चुके होंगे, तब जो है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां पर देख रहे थे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो वो हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के साथ साथ वो सेक्शन 10 में लिखी गई सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। लेकिन एग्रीमेंट कैसे बनेगा ये सबसे बड़ा सवाल था। एग्रीमेंट बनने के लिए आपको यहां पर देखना होगा कि एग्रीमेंट बनाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, हमारा कोई भी प्रॉमिस होना चाहिए। ठीक है, प्रॉमिस होना चाहिए। अब ये प्रॉमिस क्या होगा, प्रॉमिस क्या होगा, ये टॉपिक हमें यहां पर जो है कल हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद अब हम डायरेक्टली आ गए हैं कि ये एग्रीमेंट प्रॉमिस होगा। अब इसमें दो चीज, तो सबसे पहले प्रॉमिस बनाने के लिए एक प्रपोजल होगा, प्रपोजल होगा मतलब आपका एक ऑफर होगा और दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी तब जाके वो प्रॉमिस बनेगा, मतलब एग्रीमेंट बनेगा। और एग्रीमेंट के साथ साथ हम जो है सेक्शन 10 की कंडीशंस को फुलफिल करते हुए अगर कोई भी जो है क्या बना रहे हैं, कोई भी एग्रीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहां पर क्या है, हमें पहले ये और ये दोनों ही चीजें समझनी है। ठीक, चलो अब आते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट सेशन पर। उससे पहले सेशन की पीडीएफ कहां मिलती है, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। यहां पर मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है या फिर यहीं पर मैं आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। अब आते हैं हम जो है बेसिक इंट्रोडक्शन पर। अगर हम प्रपोजल की बात करें तो हमें यहां पर जो है क्या चीज देखनी है, ये आपको समझना है। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हमें एंटर होना है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ हमें जाना है या फिर हम किसी भी एग्रीमेंट को बनाने जा रहे हैं, एग्रीमेंट को बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि एक पर्सन अपनी इंटेंशन को जाहिर करेगा दूसरे पर्सन को। और वो इंटेंशन जाहिर कैसे की जाएगी, वो इंटेंशन जाहिर की जाएगी कि हम एक ऑफर बनाकर दूसरी पार्टी को भेजेंगे, मतलब प्रपोजल बनाकर दूसरी पार्टी को भेजेंगे। ठीक है, तब जाकर के जब ये कम्युनिकेशन, हमारी बातें, हमारी इंटेंशन दूसरी पार्टी तक रिसीव हो जाएंगी और उसी सेम कंडीशंस पर वो दूसरी पार्टी अगर उसे एक्सेप्ट कर लेगी तब जाकर के एग्रीमेंट बनेगा। और ये जो पूरा
पूरा एग्रीमेंट बनाया गया है वो सेक्शन 10 में लिखी सारी बातों को जो है फुलफिल कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ऑफर टर्म है वो हम यूज करते हैं इंग्लिश लॉ में, मतलब इंग्लिश लॉ में हम जो है वर्ड ऑफर को यूज करते हैं। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम प्रपोजल की बात करते हैं तो हम इंडियन लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है क्या कर रहे हैं, प्रपोजल की बात कर रहे हैं। अब याद रखना, या तो मैं ऑफर बोलूं या फिर मैं प्रपोजल बोलूं, दोनों वर्ड का सेम ही मीनिंग है, कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं प्रपोजल की तो हमारा सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे जो है सामने आता है। अब सबसे पहले हम जो है 2A पर ही आ जाते हैं, 2A पर आ जाते हैं और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट को मैं आपको समझाऊंगा, प्लस इसके जो है किस तरीके के काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी आज की क्लास में हम समझेंगे, तो आप प्रपोजल पूरी तरीके से आज जो है समझ जाओगे। डेफिनेशन कहती है when one person signifies to another his willingness, ठीक है। अब यहीं तक पढ़ो, बस इतना पढ़ो। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक पर्सन है जो अपनी सिग्निफाई कर रहा है, कितनी, मतलब अपनी एसेंट दे रहा है, अपनी कंसेंट दे रहा है, कुछ भी जो है डायरेक्ट कर रहा है दूसरे पर्सन को, ठीक है। तो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को, तो पहली एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां पर क्या निकली, पहली एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोलिए या फिर आप कंडीशंस बोलिए, ठीक है। पहली एसेंशियल क्वालिफिकेशन या कंडीशन अगर हम बोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक पर्सन सिग्निफाइज कर रहा है दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस, मतलब अपनी इच्छा। तो यहां पर पहली एसेंशियल कंडीशन के कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या फिर एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, प्रपोजल के टाइम पर दो या फिर दो से ज्यादा, मोर देन 2 पार्टीज होनी चाहिए। अब यहां पर इसको लिखते जाइए मेरे साथ फटाफट फटाफट, ठीक है। अब हम प्रपोजल पढ़ रहे हैं, प्रपोजल पढ़ रहे हैं, तो प्रपोजल में आपको सबसे पहले पहला इंग्रेडिएंट क्या होगा, सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा 2 और मोर देन 2 पार्टीज। फर्स्ट कंडीशन इज 2 या 2 से अधिक पार्टी होंगी, जहां पर एक पार्टी अपनी जो है अपनी विलिंगनेस को जाहिर कर रहा है दूसरी पार्टी की ओर, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वो सिग्निफाई करेगा, सिग्निफाई मतलब वो कम्युनिकेट करेगा, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, अपनी विलिंगनेस को। क्या कर रहा है, तीसरी कंडीशन आपकी यहां पर आएगी कि वो अपनी विलिंगनेस को, हिज विलिंगनेस, अपनी विलिंगनेस को। तो 3 कंडीशन अभी हमें जो है स्टार्टिंग में देखने को मिली। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि यहां पर 2 या फिर 2 से अधिक पार्टी होंगी और इन दोनों में से एक पर्सन जो होगा, वन पार्टी जो होगी, वो क्या करेगी, वन पार्टी सिग्निफाई करेगी, मतलब कम्युनिकेट करेगी। किसको कम्युनिकेट करेगी, सेकंड पार्टी को। वन पार्टी जो है अदर पार्टी को क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। कम्युनिकेट मतलब सिग्निफाई कर रही है क्या, अपनी विलिंगनेस, अपनी क्या, यहां पर आपको देखने को मिलेगा विलिंगनेस, ठीक है, विलिंगनेस। अब विलिंगनेस में ये पार्टी क्या बताना चाहती है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब विलिंगनेस में ही आपका ये कॉन्सेप्ट आएगा कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को विलिंगनेस कर रही है, किसकी, अब ये विलिंगनेस किसकी है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कल मैंने पढ़ाया था ना सेक्शन 10 की 6 बेसिक क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपको 5 तो सेक्शन 10 में ही दी गई है। एक वर्ड और आता है, दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो यहां पर ये विलिंगनेस की बात क्या है, विलिंगनेस की बात यह है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट कर रही है अपनी विल, अपनी इच्छा, किस लिए, कि वो मतलब जो पार्टी कम्युनिकेट कर रही है उसकी इंटेंशन है कि वो क्या करेगी, वो क्रिएट करेगी, क्या करेगी, लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहती है, मतलब किसी भी एग्रीमेंट में आना चाहती है, ठीक है। और आपको यहां पर देखने को मिलेगा फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वो अपनी विलिंगनेस बताएगा। इसके साथ में आपको यहां पर बताएगा क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल
ऑब्लिगेशन। अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या होंगी ये आपको समझना है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में अपनी विलिंगनेस में वो क्या बता रहा है, वो अपनी विलिंगनेस में बता रहा है, मैं इसको इधर करता हूं, लिखते जाना एंड टू एंड सारी चीजें। क्या बता रहा है कि टू डू, यहां पर बता रहा है टू डू समथिंग और टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। अब यहां पर ये चार एसेंशियल कंडीशन हमने पढ़ी। अब एक बार डेफिनेशन पर आओ। डेफिनेशन पे हमने, डेफिनेशन ने क्या बोला था, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, मतलब वन पर्सन मतलब सिंगल पार्टी। सिंगल पार्टी क्या कर रही है, अब इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूं जो मैंने वहां पे बाइफिकेट किया है। सिंगल पर्सन सिग्निफाई मतलब कम्युनिकेट कर रही है टू अनदर मतलब अदर पार्टी को, और यहीं से निकला कि एक एग्रीमेंट करने के लिए, प्रपोजल बनाने के लिए कम से कम दो पार्टियां होनी चाहिए। हिज विलिंगनेस मतलब यहां पर अपनी विलिंगनेस का मतलब क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि वो क्या करना चाहते हैं, एक लीगल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, एक लीगल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यहीं बस इतनी लाइन से ही क्या निकल गए, हमारे तीन एसेंशियल कंडीशन निकल गई। इसके आगे अगर हम इसको रीड करें, टू डू, ठीक है, और एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यहां तक पढ़िए। अब बस क्या कि वो क्या विलिंगनेस दे रहा है, वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि वो लीगल मतलब कैसे में आना चाहता है, लीगल रिलेशनशिप में आना चाहता है कि दूसरी पार्टी मतलब अनदर पार्टी क्या करे, या तो वो जो है क्या कहते हैं किसी काम को करे, या फिर किसी काम को करने से उससे मना किया जाए, किसी काम को करने से उससे मना किया जाए। मतलब यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में आने का मतलब क्या है कि या तो आप कोई काम कर दीजिए या फिर आप किसी भी काम को करने से मना कर दीजिए। ये दो बातें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अब एक बात ध्यान रखना, अब यहां पर आप कहोगे एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग का एग्जांपल क्या है, तो एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग का एग्जांपल ये मान लीजिए, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग का एग्जांपल क्या है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगी इस डेफिनेशन को आगे पढ़ने में। डूइंग का तो पता है, अगर मैं आपसे ये कॉन्टेक्ट करूं कि भाई मैं आपको 200 रुपए दे रहा हूं, आप जो है मेरे को दूध दे दीजिए, मेरे को अमूल के 3 पैकेट दे दीजिए, ठीक है, आधा आधा किलो वाले। तो आपने कहा ठीक है साहब, आप शॉपकीपर हैं, आप अमूल का दूध सेल करते हैं, मैंने आपको और फिर मैंने ये कहा कि भाई मैं ये दूध ना डेली लेने आऊंगा 1 महीने तक, 30 दिन तक, तो मैं डेली आपको 200 रुपए दूंगा और आप जो है मेरे को 3 पैकेट अमूल के दे दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा वो हो गया जहां पर हम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में आ रहे हैं, किसकी वजह से, जहां पर हमें कोई कार्य करना है। अब नहीं करने का कार्य क्या है, मान लीजिए हमारी क्लास चल रही है, ठीक है, हमारी यहां पर क्लास चल रही है। अब ये जो क्लास चल रही है, ठीक है, यहां पर ये हमारा क्लासरूम है, यहां पर एक बैंड वाले की दुकान है, ठीक है, यहां पर दूसरी बैंड वाले की दुकान है, यहां पर तीसरे बैंड वाले की दुकान है, यहां पर चौथे बैंड वाले की दुकान है। अब हमारी क्लास चलती है कितने बजे, हमारी क्लास चलती है डेली 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है। अब ये बैंड वालों की दुकान खुलती है, बैंड वालों की दुकान खुलती है और ये क्या करते हैं, अपनी बैंड रिहर्सल करते हैं। बैंड रिहर्सल करते हैं मतलब उनको शाम को शादियों में जाना होता है तो वो अपने बैंड की रिहर्सल करते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, हमारा जो है डिस्टरबेंस हो रहा है, आप सारे लोग मेरे साथ को क्लास नहीं कर पा रहे हो। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर जो बैंड नंबर हमारा जो नेबर है, बैंड नंबर 1 B1 के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई मेरी क्लास चलती है इस टाइम पर, ठीक है, तो आप ऐसा करो कि आप ना 12 से 1 में अपनी रिहर्सल मत रखो। अब वो वहां पर मुझे जो है बोलता है कि ठीक है मैं आपकी इस बात को मानने को रेडी हूं, लेकिन आपको मुझे क्या देने पड़ेंगे, इसके लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं 100 रुपए दे दूंगा 30 दिन तक, और आगे आने वाले समय में तुम कभी भी 12 से 1 यहां पर बैंड की रिहर्सल नहीं करोगे। तो यहां पर क्या हुआ, एक व्यक्ति को काम ना कराने के लिए भी हम जो है एग्रीमेंट में ला रहे हैं और उसको कुछ पैसे दे रहे हैं, ठीक है। मतलब दो चीजें निकल कर आती हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप से, या तो हम किसी आदमी को कुछ परफॉर्म करने के लिए बोल दें, या फिर किसी आदमी को कुछ परफॉर्म ना करने के लिए बोलते हैं, तो भी हम उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रपोजल बना सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, आया बात समझ में, बताओ जल्दी से, आई बात समझ में कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज को करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज सो गुड एंड सो वेल, लेकिन अगर किसी भी चीज को ना करने के लिए भी किया जा रहा है
तब भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वो वैलिड प्रपोजल माना जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ठीक है। अब ये जो चार कंडीशंस हमने यहां पर देखी, ये चारों कंडीशंस, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए सबसे पहले, दो से दो अधिक पार्टी, सिग्निफिकेंस मतलब कम्युनिकेशन, हिज विलिंगनेस टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, फोर्थ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जहां पर हम कुछ काम को करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी काम को करने देने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देन द फिफ्थ एसेंशियल कंडीशन इज, इसको इधर ले आते हैं, देन द फिफ्थ एसेंशियल कंडीशन, पांचवी एसेंशियल कंडीशन क्या होगी, एक सेकंड, पांचवी एसेंशियल कंडीशन होगी कि हम जो प्रपोजल बना रहे हैं, हम जो प्रपोजल बना रहे हैं, जो प्रपोजल बना रहे हैं वो अदर पार्टी की विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग अ एसेंट, ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टीज, एसेंट ऑफ अदर पार्टीज। तो यहां पर क्या बोला गया, यहां पर आपसे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि जो प्रपोजल बनाया जा रहा है, जो कम्युनिकेशन की जा रही है किसी भी पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के लिए, वो इस जो है उसका बेसिक पर्पस क्या है, उसका बेसिक पर्पस है कि हम सामने वाले को ये मैसेज कन्वे कर दें कि हमारा जो है, या हमारे वर्ड्स इतने क्लियर हो, हमारी चीजें जो है इतनी जो है साफ हो कि वो उसको उस टर्म्स एंड कंडीशन पर जो प्रपोजल बनाकर भेजा गया है, ऑफर बनाकर भेजा गया है, उस पर जो है क्या करे, अपनी कंसेंट को दे दे, अपनी कंसेंट को दे दे। ये जो है क्या है, यही हमारा सेक्शन 2 क्लॉज ए है, यही हमारा सेक्शन 2 क्लॉज ए है, और यही प्रपोजल को भेजने का, प्रपोजल को भेजने का यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलिए, यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब इसके आगे चलेंगे, ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ that other person to such act or abstinence he is set to make a proposal। और अगर हम जो है किसी पर्सन की एसेंट लेने के लिए इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करके क्या करते हैं, इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करके एक प्रपोजल बना देते हैं, ठीक है, और उसके पास भेज देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं, वो उसके पास पहुंच जाता है, वो एग्री कर जाता है हमारी कंडीशंस से, तो ये क्या माना जाएगा, ये बोला जाएगा कि हमने क्या कर दिया है, वैलिड प्रपोजल, वैलिड प्रपोजल, वैलिड प्रपोजल या फिर वैलिड ऑफर बना दिया है, वैलिड ऑफर बना दिया। आ गई बात समझ में सभी को? ठीक है, आ गई बात समझ में सभी को? अब यहां पर आपको सबसे पहले, अब एक एक करके हम जो है इनके काइंड्स पढ़ेंगे। अब यहां पर क्या है, कुछ कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहती है, जैसे अगर कोई भी गुड्स डिस्प्ले में लगे हुए हैं तो क्या वो हमारे प्रपोजल कहलाएंगे या नहीं, ठीक है। तो ये दो बातें आप यहां पर याद रखना, आपको इसी से क्लियर हो जाएगा कि मान लो एक दुकानदार है, इसके यहां पर क्या है, मिरर लगा हुआ है, इसकी शॉप पर जो है मिरर लगा हुआ है, ये इसकी शॉप का गेट है। अब ये जो है क्या है, शू शॉप खोले हुए हैं, शू शॉप खोले हुए। अब इसमें यहां पर जूते लटका रखे हैं, बहुत सारे जूते जो है क्या है, लटका रखे हैं विद दी प्राइस टैग, विद दी प्राइस टैग। इसने अपने बहुत सारे जूतों को यहां पर लटका रखा है और विद दी प्राइस टैग के साथ में लटका रखा है। तो क्या ये दुकानदार, ये जो शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर आपको कोई प्रपोजल दे रहा है? क्या ये शॉपकीपर आपको कोई प्रपोजल दे रहा है या नहीं, बताइए। अब यहां पर ये शॉपकीपर आपको जो है कोई प्रपोजल दे रहा है या नहीं? तो ये क्या है, ये है इनविटेशन टू ऑफर। मतलब अगर कोई भी पार्टी अपने गुड्स को डिस्प्ले की हुई है, ठीक है, अपनी दुकान के बाहर, और उसका प्राइस टैग भी लगा रखा है, तो ऐसे केसेस में हम ये नहीं मानेंगे कि इसकी तरफ से कोई प्रपोजल बना दिया गया है, ठीक है। अब ये प्रपोजल बनाया कब जाएगा, इसको समझना, जब इन जूतों पर लगे हुए, जैसे 100 रुपए का ये जूता था और इसके प्राइस टैग लगे हुए हैं। अब किसी राह चलते पर्सन को, यहां रोड जा रही है, इस रोड पर बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, तो मान लीजिए अपूर्व शर्मा को ये जो है क्या हुआ, ये पसंद आ गया, ये वाला जूता पसंद आ गया, क्योंकि ये बहुत सस्ता था, 100 रुपए का, मैंने कहा ये तो मैं लूंगा। अब जब इस जूते को देखकर मैं अंदर जाऊंगा,
मैं जब दुकान के अंदर गया और मैंने कहा भाई साहब ये वाला जूता दे दीजिए, ये वाला जूता दे दीजिए, 100 रुपए का है, मुझे पसंद आ गया, तो ऐसे केस में ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका इनविटेशन टू ऑफर। तो इनविटेशन टू दी ऑफर में आप देखोगे कि कभी भी जो भी डिस्प्लेड गुड्स होते हैं प्राइस टैग के साथ, वो कभी प्रपोजल आपको नहीं दे रहे हैं। जब आप उसमें से सेलेक्ट करके अंदर जाकर दुकानदार को ये जो है क्या कहते हैं, क्या कहोगे, दुकानदार को जाकर ये कहोगे ये जूते मुझे दे दो, तो यहां पर जब मैं इसको दुकानदार को 100 मतलब जूते लेने के लिए बोल रहा हूं, तो मैं यहां पर दुकानदार को प्रपोजल दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में पूछा जा चुका है। तो यहां पर हम मतलब अपूर्व शर्मा जाकर उसको क्या कर रहे हैं, अपूर्व शर्मा जाकर उसको जो है यहां पर इनविटेशन मतलब प्रपोजल दे रहे हैं, और फिर वो 100 रुपए एक्सेप्ट करके मुझे जूते पैक करके दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो मियर डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज नॉट अ प्रपोजल, मियर डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज नॉट अ प्रपोजल। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में शॉर्ट नोट्स में भी कई बार पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं और एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप यहां पर लिख लीजिए काइंड्स ऑफ प्रपोजल। काइंड्स ऑफ प्रपोजल की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि मेजरली 4 तरीके के प्रपोजल्स हम यहां पर पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कितने तरीके के प्रपोजल पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम 4 तरीके के जो है क्या पढ़ते हैं, 4 तरीके के जो है यहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, फर्स्ट इनविटेशन टू ऑफर जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल के रूप में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यहां पर होता है कि स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, दूसरा होता है जर्नल ऑफर, ये हम एक ही में पढ़ते हैं। ठीक है, देन कम टू दी थर्ड, एक होता है हमारा क्रॉस ऑफर। ठीक है, देन फोर्थ इज काउंटर ऑफर। ठीक है, काउंटर ऑफर, या फिर आप मान लीजिए मैं यहां पर ऑफर की जगह प्रपोजल लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये 4 तरीके के प्रपोजल्स हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने होते हैं और इनकी वैलिडिटी पढ़नी होती है। कौन सा माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, ये हम पढ़ते हैं। स्पेसिफिक और जनरल को हाँ एक्सप्रेस और इंप्लाइड भी आप बोल सकते हो, हाँ ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो कोई भी ऑफर जो है क्या हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। मतलब आप बोल के बता दो या फिर आप इशारे करके भी बता रहे हो, तब भी वो ऑफर वैलिड माना जा सकता है। अब एक एक करके हम यहां पर जो है क्या करते हैं, एक एक करके अपने जो है इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑफर आपको देखने को मिलेगा काइंड्स ऑफ ऑफर में, कि पहला है आपका इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब अभी हमने जूते वाला एग्जांपल लिया था, वही सेम एग्जांपल को आप आगे कंटिन्यू करिए कि जूते वाले दुकान पर दुकानदार ने प्राइस टैग के बाद में जूते लगा रखे थे, तो वो हम ये नहीं कह सकते कि वो जो जूते हैं, वो हम ये नहीं कह सकते कि वो जो जूते हैं वो जूते हमें प्रपोजल बनाकर दे रहे हैं, ऐसा नहीं हम मानकर चलेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों नहीं मानकर चलेंगे, इसका एक एग्जांपल समझिए। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि प्रपोजल बनाने के लिए एक पर्सन, सिंगल पार्टी क्या करेगी, प्रपोजल बनाएगी, मतलब ऑफर को क्रिएट कर रही है। ये ऑफर दूसरी पार्टी को सेंड किया जाएगा, दूसरी पार्टी को जब सेंड किया जाएगा, दूसरी पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी, और एक्सेप्ट जब कर लेगी तो ये आपका बन जाएगा प्रॉमिस। जैसे ही एक्सेप्ट करेगी ये आपका बन जाएगा प्रॉमिस मतलब एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट बन जाएगा। और जब ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के साथ में सेक्शन 10 में लिखी हुई सारी कंडीशंस को अगर फुलफिल कर देंगे, देन इट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी। अब जब प्रपोजल भेजा जा रहा है, इससे पहले की एक प्रायर स्टेज है। ये प्रायर स्टेज क्या है, एक और प्रायर स्टेज है, ये है आपका यहां पर इनविटेशन टू ऑफर।
इनविटेशन टू ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर में हमने एक शूज वाला एग्जांपल पढ़ा, हमने एक शूज वाला एग्जांपल पढ़ा, ठीक है। जैसे शूज को डिस्प्ले किया हुआ है, शूज को डिस्प्ले किया हुआ है, तो यहां पर ये जो शूज डिस्प्ले है विद द प्राइस टैग, वो आपको कोई ऑफर नहीं दे रहा है। अब आप जब जूते वहां से पसंद करके उसको बाहर से देखकर अंदर एंटर हुए, तो अब आप जाकर के प्रपोजल बनाओगे, क्योंकि ये प्रायर स्टेज है, तो ये यहां पर कोई ऑफर क्रिएट आपके लिए नहीं कर रही है। once you pick the shoes and go to the shopkeeper, then you create a proposal to the shopkeeper। समझ में आया? तो आपने जाकर के वहां पर क्या किया, शॉपकीपर के लिए प्रपोजल बनाया, उसने 100 रुपए लिए और आपको जूते दे दिए। देन ये मानेंगे कि जो आपका प्रपोजल है वो सेंड होने के बाद एक्सेप्टेड हुआ और आपको वो जूते मिल चुके हैं, ठीक है। ये चीज हुई, ठीक। यहां पर ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स निकाले जाते हैं। अब ये गवर्नमेंट टेंडर्स आपको देखने को मिलेगा कि सरकार नोटिफिकेशन निकाल देती है, कहां पर, अपने ऑफिशियल गैजेट में या फिर न्यूज़पेपर्स में, और ये बोल देती है कि भाई एक गांव है, एक विलेज है, उसमें वाटर टैंक बनना है। क्या बनना है? वाटर टैंक बनना है। इस वाटर टैंक को बनाने के लिए जो भी कंपनी बनाना चाहती है, जो भी इंडिविजुअल बनाना चाहता है, कितने पैसे में बना देगा, कितने पैसे में बना देगा। तो अब आप क्या करिए, अपने अपने जो है कोटेशंस को भेजिए। तो जब आप वाटर टैंक को बनाने के लिए, अब ये क्या है, ये जर्नल ऑफर, ये क्या है, पब्लिक एट लार्ज, कोई भी पर्सन इसमें अप्लाई कर सकता है। ये क्या है, पब्लिक एट लार्ज, सभी के लिए जो है ओपन ऑफर है कि इस ओपन ऑफर में सारे लोग अपना जो है टेंडर का कोटेशन भेजेंगे, टेंडर का कोटेशन भेज देंगे। जब ये टेंडर का कोटेशन भेज रहे होंगे, ठीक है, तो यहां पर जब ये टेंडर का कोटेशन भेज रहे होंगे तब माना जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, प्रपोजल या फिर ऑफर को सेंड कर रहे हैं, प्रपोजल या फिर ऑफर को सेंड कर रहे हैं। समझ में आया? अब आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला था तो वो गवर्नमेंट का जो टेंडर है वो हमारे लिए प्रपोजल था, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसमें लिखकर भेज दिया कि इस टंकी को बनाने में हम जो है 50 लाख की लागत आएगी, तो हम 50 लाख में बनाने को तैयार हैं। तो आप ये कोर्ट में जाकर कंटेंशन नहीं दोगे कि मैंने तो एक्सेप्ट किया था और 50 लाख लिख के भेज देता। जो आप 50 लाख लिखकर भेज रहे हो, जो आप 50 लाख लिखकर भेज रहे हो कि मैं 50 लाख में बना दूंगा, दूसरे ने कहा मैं 60 में बनाऊंगा, तीसरे ने कहा मैं 70 में बनाऊंगा, तो ये आपकी तरफ से जो है गवर्नमेंट को क्या किए गए हैं, प्रपोजल बनाकर दिए गए हैं। अब गवर्नमेंट जिसको समझेगी उसको ये जो है कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, उसको ये जो है कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर हुई? यहां तक सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं? देन कम टू द डेफिनेशन क्लॉज, और यहां पर अब दोबारा से आओ और यहां पर पढ़ो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू एनदर। ठीक है, अब ये जो एनदर है इसमें जो है आपके एनदर पर्संस की बात हो रही है। अब ये एनदर पर्संस कौन कौन हो सकते हैं और किस तरीके से चलेंगे। देन कम टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड काइंड ऑफ प्रपोजल पर आते हैं। सेकंड काइंड ऑफ प्रपोजल जो हमारा बात करता है किसकी, एनदर। अब इस एनदर को समझने की कोशिश कीजिए, इसी एनदर के अंदर आपको बताया गया है। ठीक है, एनदर पर्सन कौन हो सकता है, एनदर पर्सन कोई भी हो सकता है, और इस एनदर पर्सन को हम जो है या तो स्पेसिफिक लिख लीजिए या फिर स्पेशल लिख लीजिए। स्पेशल ऑफर बनाकर कुछ भी दे सकते हैं या फिर जर्नल ऑफर बनाकर कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये स्पेसिफिक और जर्नल ऑफर क्या होते हैं, तो अब इसको समझ लीजिए। स्पेसिफिक और जर्नल ऑफर, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए, अब मैं यहां पर समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा कि अनदर पर्सन में अगर हम ऑफर को क्रिएट कर रहे हैं तो किस किस के लिए हम ऑफर को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए लिखा गया है स्पेशल ऑफर, यहां पर मान लीजिए लिखा गया है स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर मतलब एक पर्टिकुलर, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है, सिंगल पर्टिकुलर पर्सन या फिर सर्टेन पर्सन के लिए
प्रपोजल बनाया गया एक पर्टिकुलर या फिर सर्टेन पर्सन के लिए, अगर एक पर्टिकुलर या फिर सर्टेन पर्सन के लिए कोई भी प्रपोजल बनाकर भेजा गया है, हम उसको स्पेसिफिक प्रपोजल बोलेंगे या फिर हम उसको स्पेशल प्रपोजल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है। अब आपकी वाइफ जो है, मतलब होने वाली वाइफ जो है, वो आपसे कहती है, मान लीजिए वो आपसे कहती है कि मुझे तो सब्यसाची का, मुझे तो मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना है। किसका पहनना है? मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना है। मतलब जो आप मेरे लिए, आपके घर वाले लहंगा लेकर आएंगे, वो लहंगा कैसा होना चाहिए? मनीष मल्होत्रा का होना चाहिए। कैसा लहंगा होना चाहिए? मनीष मल्होत्रा का लहंगा होना चाहिए। तो आपकी वाइफ ने तो, होने वाली वाइफ ने तो एक कंडीशन रख दी। अब आपको ये लहंगा उसको देना है शादी में, क्योंकि लहंगा जो है लड़के वाले की साइड से जाता है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप उसकी कंडीशंस को फुलफिल करना चाहते हैं, अगर आप उसकी वाइफ की कंडीशंस को फुलफिल करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको अब एक प्रपोजल बनाना है और मनीष मल्होत्रा से यह कहना है कि भाई मुझे जो है XL साइज का एक लहंगा चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये जो प्रपोजल बनाया जा रहा है, वो एक जो है स्पेसिफिक पर्संस के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्संस के लिए बनाया जा रहा है। काफी नॉलेज है शादी की। हाँ बेटा, जब पापड़ बेलने पड़ते हैं तो समझ में आता है, शादी के बाद ही पता चलता है कितनी नॉलेज होती है, ठीक है। चलो कम टू द टॉपिक, ठीक है, बैक टू द बेसिक्स हो जाओ। तो मान लीजिए आपकी वाइफ, होने वाली वाइफ ने कहा कि वो मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना चाहती है। तो ऐसे केसेस में आप अब क्या करोगे? मनीष मल्होत्रा का लहंगा स्पेसिफिकली वहीं से डिजाइन कराना पड़ेगा। तो आप एक प्रपोजल बनाकर भेजोगे जो कि स्पेसिफिक मनीष मल्होत्रा के लिए होगा कि भाई मुझे एक आपके यहां से लहंगा चाहिए, मुझे एक आपके यहां से क्या चाहिए? लहंगा चाहिए, और इसका ये साइज होगा और मुझे इतने तारीख तक आप डिलीवर कर देना, इसके जो बजट है वो मैंने इतना रखा है और आप फिर मुझे बता देना। अब ऐसे केसेस में ये जो प्रपोजल बनाया गया है, ये प्रपोजल किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही प्रपोजल बना दिया गया है, तो वो स्पेसिफिक पर्सन ही क्या करेगा? उसको जो है एक्सेप्ट करेगा, तो यहां पर हम अगर स्पेसिफिक प्रपोजल की बात करें तो एक चीज निकल कर आएगी कि कोई भी प्रपोजल अगर सर्टेन पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया गया है, जिसकी एक्सेप्टेंस सिर्फ वो पर्सन ही कर सकता है, उसके बिहाफ पर कोई नहीं कर सकता, तो ऐसे सारे जो है क्या, ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को आप, प्रपोजल्स को आप, ऑफर्स को आप क्या बोलोगे? स्पेसिफिक प्रपोजल बोलोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आ गई बात समझ में? ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? सेकंड पॉइंट था जर्नल ऑफर, ठीक है। स्पेसिफिक ऑफर समझ में आ गया। देन कम टू द सेकंड पॉइंट, जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर क्या होगा? बताइए फटाफट से मुझे। जर्नल ऑफर, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, मार्केट से लेके दे देंगे। मानेगी नहीं तब क्या करोगे? बताओ, अगर नहीं मानी तब क्या करोगे? ठीक है, छोड़ो। अब यहां पर जर्नल ऑफर का आओ, जर्नल ऑफर पे आइए। जर्नल ऑफर का क्या मतलब है? मान लीजिए मेरा एक वॉलेट खो गया, मेरा एक पर्स हो चुका है। अब ये पर्स जो है क्या है? इस पर्स में पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें मेरा एडवोकेसी का लाइसेंस, मेरा पैन कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा आधार कार्ड सब था, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ? पर्स खो गया। अब मैं इस पर्स को सोच रहा हूं कि जिसको भी ये पर्स मिला होगा वो मुझे वापस कर दे। तो मैं न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दे रहा हूं। किसमें? अपने लोकल न्यूज़पेपर में, जहां पर मैं एक दिन पहले गया था, उसमें मैं एक एडवर्टीजमेंट दे रहा हूं कि अगर किसी को मेरा पर्स मिलता है और वो मुझे ला करके रिटर्न कर दे, तो मैं उसको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। तो ये क्या हुआ? यहां पर हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए तो बनाया नहीं, और अब हमें यह भी नहीं पता है कि इसको एक्सेप्ट कौन करेगा। अब हमें यह भी नहीं पता है कि इसको एक्सेप्ट कौन करने वाला है, ठीक है। यह बात आपको नहीं पता है क्योंकि आपने तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया। अब ये
मनीष को मिले, ये प्रियंका को मिले, ये अतुल को मिले, ये नीलेश को मिले, ये जो है संयम को मिले, ये हमें नहीं पता। जिसको भी ये पर्स मिलेगा अगर वो मुझ तक पहुंचा देगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मुझे जो है अपने जनरल ऑफर में लिखी गई सारी बातों को जो है क्या करना है, फुलफिल करना है और 10,000 रुपए देने हैं। आ गई बेटा बात समझ में? तो ये क्या हो गया, ये जर्नल ऑफर हो गया जहां पर हमें खुद ही नहीं पता है कि हम ऑफर बना किसके लिए रहे हैं। दूसरी स्पेसिफिक ऑफर में हमें पता है कि वाइफ को लहंगा कौन सा चाहिए, होने वाली वाइफ को लहंगा मनीष मल्होत्रा का चाहिए, तो स्पेसिफिकली मनीष मल्होत्रा के लिए वो प्रपोजल बनाया गया है, मनीष मल्होत्रा के लिए वो प्रपोजल बनाया गया है। तो ये होते हैं हमारे जनरल ऑफर, जनरल प्रपोजल और स्पेसिफिक प्रपोजल। नाउ कम टू दी थर्ड ऑफर, that is your cross offer, that is your cross offer। ये क्या है, ये हमारा क्रॉस ऑफर है। ये क्या है बेटा, ये हमारा क्रॉस ऑफर है। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या है, अब क्रॉस ऑफर को समझिए, ये जो है ऐसे ऑफर्स जो कि पोस्ट वगैरह से बनाए जाते हैं, प्रेजेंट टाइम में इतना काम नहीं करते क्योंकि आजकल तो हर चीज व्हाट्सएप ईमेल वगैरह पे सेंड की जाती है, तो 1 मिनट में सेंड हो जाती है। मान लीजिए एक ए है, ए ने जो है यहां पर एक ऑफर बनाया, ऑफर नंबर 1, ठीक है, ऑफर नंबर 1 बी के लिए, और इस ऑफर में लिखा कि भाई मेरा जो घर है, ठीक है, जो बी का जो हाउस है जो कि एच है, ठीक है, इसको वो परचेज करना चाहते हैं 1,000 रुपए में, 1,000 रुपए में, ठीक है। अब स्पीड पोस्ट से या फिर पोस्ट से, स्पीड पोस्ट लिख लो, पोस्ट से या फिर कोरियर से ये प्रपोजल बनाकर, ऑफर बनाकर जो है बी के पास भेजा गया, बी के पास भेजा गया। अब बी को यहां पर कोई भी नॉलेज नहीं है कि ए ने कोई कम्युनिकेशन उसके पास भेजी है, प्रपोजल बनाकर कुछ भी भेजा है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, बी ने जो है विदाउट नोइंग कि उसके लिए कोई भी ऑफर बनाया गया है, क्या कर दिया, एक अदर ऑफर बनाया, ऑफर नंबर 2, ठीक है, ये भेज दिया गया, पता नहीं, ठीक है, ए ने ऑफर बनाया, बी को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बी अपनी तरफ से जो है ऑफर 2 बनाता है और यहां पर लिखता है कि भैया जो मेरा हाउस है इसको आप 1,500 रुपए में खरीद लो, मैं इसको बेचना चाहता हूं। तो ऐसे ऑफर जो कि 2 पार्टियों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में से किसी को इस चीज की जानकारी नहीं है कि उनके लिए ऑफर पहले से ही बन चुका है, तो ये हमारे जो है क्रॉस ऑफर कहलाते हैं, ये हमारे जो है क्रॉस ऑफर कहलाते हैं। तो टू ऑफर और अपोजिट ऑफर मेड इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसमें कि अगर 2 ऑफर बनाए गए हैं, ठीक है, ऑफर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ ऑफर, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, तो 2 ऑफर और अपोजिट ऑफर मेड इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, ये क्या बोले जाएंगे, ये बोले जाएंगे हमारे क्रॉस ऑफर्स, ये बोले जाएंगे हमारे क्रॉस ऑफर्स, ठीक है, ये क्या बोले जाएंगे बेटा, क्रॉस ऑफर्स बोले जाएंगे। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये ना तो किसी के जो दूसरे वाले का है उसको कैंसिल करेंगे, मान लीजिए ए ने बनाकर भेजा था तो बी ने भी बनाकर भेज दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बी ने भी बनाकर भेज दिया, इसका मतलब ए का ऑफर ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं माना जाएगा, ए का ऑफर ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं माना जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ना ही ये जो है दे डू नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ना ही ये जो है हमारे एक्सेप्टेंस कहलाएंगे। कोई बच्चा कह रहा है रिपीट कर दीजिए, समझा देता हूं, दोबारा से समझो। मिस्टर बी है, इनका एक घर है, इसको हम नाम दे देते हैं एच, ठीक है। अब ए जो है, ए एक पर्सन है जो मिस्टर बी के लिए एक ऑफर नंबर 1 बना रहा है, इसमें बोल रहा है जो मिस्टर बी का एच है, हाउस है, वो इसको परचेज करेगा 1,000 रुपए में, 1,000 रुपीज में परचेज करेगा। अब ये ऑफर बनाकर जो है इसने स्पीड पोस्ट से, कोरियर से, किसी भी चीज से कम्युनिकेट करने के लिए भेज दिया है बी को, ठीक है, बी को भेजा गया, बी को अभी ये मिला नहीं है, तो अब देखो बी को मिला ही नहीं, तो बी को पता तो नहीं है कि ए ने उसके लिए कोई ऑफर बनाया, कोई प्रपोजल बनाया, बी को नहीं पता है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, उसी दौरान बी अपना ऑफर नंबर 2 बनाता है, ठीक है, इसमें लिखता है कि भैया मेरा जो एच है, मेरा जो हाउस है, आप उसको 1,000 रुपए में मुझसे खरीद लो, 1,000 रुपए में मुझसे खरीद लो। तो अब यहां पर क्या हुआ, दोनों पार्टियों ने 2 ऑफर को क्रिएट कर दिया अपने जो है, ये बिना ये जाने हुए कि किसी ने ऑफर बना रखा है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा,
यहां पर क्या होगा कि ये जो बी का ऑफर है वो ए के ऑफर नंबर 1 को, अब यहां पर मैंने सेम अमाउंट क्यों लिखा है, सेम अमाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो। मान लो दोनों ने एक ही बात पे सहमति जता ली, इसने कहा मैं 1000 में खरीदूंगा, इसको पता नहीं था कि ऑफर आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, इसने जो है अपना प्रपोजल भेज दिया कि 1000 में भाई खरीद ले। अब यहां पर क्या हुआ कि जो बी का जो ऑफर 2 है, जो ऑफर 2 है वो ऑफर 1 को मतलब ए के ऑफर को इनवैलिड नहीं कर, इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेगा, इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या निकल कर आया, दूसरा पॉइंट ये निकल कर आया कि दोनों ही पार्टीज अगर सेम थिंग पर एग्री कर रही हैं, मतलब ए बी का जो एच हाउस है उसको 1000 में खरीदना चाहता है, बी अपने ऑफर में कह रहा है कि मैं आपको 1000 रुपए में ये हाउस बेच दूंगा, लेकिन ये नहीं पता है कि दोनों ने एक दूसरे के लिए ऑफर बना रखा है। तो अगर सेम थिंग भी निकलती है दोनों के ऑफर में तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं माने जाएंगे, ये ऑफर हमारे एक्सेप्टेंस नहीं माने जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस ऑफर, जहां पर एक पार्टी जिसके लिए ऑफर बना दिया गया है उसको ये जानकारी नहीं थी कि उसके लिए कोई प्रपोजल आ रहा है, उसने अपनी तरफ से एक प्रपोजल दूसरी पार्टी को बनाकर भेज दिया। क्लियर है, क्लियर है जी, आ गई समझ में बेटा। नाउ द फोर्थ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल इज, फोर्थ काइंड ऑफ प्रपोजल इज द काउंटर प्रपोजल। The fourth proposal is काउंटर प्रपोजल। कौन सा वाला है आपका, काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल में क्या है, अब इसको समझना। काउंटर प्रपोजल में क्या है, हम सेम एग्जांपल लेते हैं। ए है, ए जो है एक ऑफर बनाकर भेजता है, ऑफर 1। इसमें ये क्या लिखता है, इसमें ये लिखता है कि बी का जो एच हाउस है वो मैं 1000 रुपए में लेना चाहता हूं, 1000 रुपए में लेना चाहता हूं। अब ए ने एक प्रपोजल बनाया, ऑफर बनाया और वो बी को भेज दिया। ए ने एक प्रपोजल बनाया, वो बी को सेंड कर दिया। अब देखो क्रॉस में क्या हो रहा था, क्रॉस में ये हो रहा था कि बी को पता ही नहीं था कि कोई ऑफर बनाया गया है। अब काउंटर में क्या होगा, बी के पास ये रीच कर गया है, बी के पास ये रीच कर गया है, ठीक है, रीच कर गया है और बी के पास ये पहुंच चुका है। अब बी की नॉलेज में आ गया है, बी की नॉलेज में आ गया है, ठीक है। जैसे ही ये बी की नॉलेज में आया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जैसे ही ये बी की नॉलेज में आया और बी ने क्या कहा, बी ने कहा कि मैं भाई 1000 रुपए में तो नहीं दूंगा, मैं 1000 रुपए में तो अपना घर नहीं दूंगा, इसने अपने दिमाग में सोचा। अब इसने क्या किया, इसने मिस्टर ए को ऑफर 2 बनाया। ऑफर 2 में लिखा कि मैं भैया आपको घर बेचने के लिए, अपना एच हाउस सेल करने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं आपको कितने में दूंगा, 1500 रुपए में दूंगा। कितने में दूंगा, 1500 रुपए में दूंगा, 1500 रुपीज में मैं आपको ये देने वाला। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब जब इसने ये बोल दिया कि मैं 1500 रुपए में आपको दूंगा, क्या किस में दूंगा, 1500 रुपए में मैं आपको दूंगा, तो ऑटोमेटिकली बी ने जब ये प्रपोजल बनाकर ए को भेजा तो ए का जो ऑर्डर, मतलब आपका ऑफर फर्स्ट है, मतलब प्रपोजल 1, ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल माना जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही बी यहां पर इसको क्रॉस ऑफर देगा, दूसरा ऑफर देगा, अपनी बनाया हुआ ऑफर देगा, वैसे ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ए का ऑफर है, जो ए का ऑफर है वो क्या माना जाएगा, वो ए का ऑफर जो है वहां पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बी की नॉलेज में आके बी ने इसको जो है दूसरा क्रॉस मतलब काउंटर ऑफर दिया है। क्या दिया है, दूसरा काउंटर ऑफर दिया है। अगर ये ए के ऑफर से सहमत होता, ए के ऑफर से सहमत होता और अपने घर को 1000 रुपए में बेचने के लिए रेडी हो जाता, तो बस यहां पर इसको काउंटर ऑफर भेजने की जरूरत नहीं थी, इसको काउंटर ऑफर भेजने की जरूरत नहीं थी। इसको क्या करना था, इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सेप्टेंस दे देनी थी कि यस आई एम रेडी, आई एम विलिंग टू रेडी टू सेल माई हाउस नंबर एच टू मिस्टर ए ऑन और अमाउंट ₹1000। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, ये हमारा प्रपोजल की एक्सेप्टेंस हो जाती। लेकिन इसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसने यहां पर अपनी मन की बात लिखकर भेज दी कि भाई मैं 1500 में बेचूंगा, 1000 में तो नहीं बेच रहा। तो 1000 वाली बात जो है ऑटोमेटिकली सेकंड काउंटर ऑफर को भेजने पर, मतलब सेकंड ऑफर को भेजने पर फर्स्ट बात जो है क्या हो जाएगी, आपकी कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट बात जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी। क्लियर,
क्लियर है सभी को? आ गई जी बात समझ में? बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, क्लियर? चलो, तो ये हमारे 4 तरीके के हमने काइंड्स ऑफ प्रपोजल पढ़े, काइंड्स ऑफ प्रपोजल, या फिर आप लिख सकते हो ऑफर। ठीक है, यही सारी चीजें आपको ऑफर में पढ़ना जो है क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। यही सारी चीजें आपको ऑफर में पढ़ना इंपॉर्टेंट होती हैं। एसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड प्रपोजल, तो ठीक है, अब ये मैंने ये सारी चीजें जो भी आपको एक एक बात समझाई है, हर एक बात को जो मैंने आपको समझाया है आपके लिए यहां पर नोट्स में लिखकर रख दिया है, नोट्स में लिखकर रख दिया है। एसेंशियल कंडीशंस क्या होंगी, अब ये नोट्स आप मुझसे ले लेना, इसमें केस लॉज भी हैं, केस लॉज पर आते हैं, अभी केस लॉज को पढ़ाता हूं मैं। @अपूर शर्मा ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर मिल जाएंगे ये सारे नोट्स। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी, वन मेकिंग द प्रपोजल एंड अदर एग्रीइंग टू इट, मतलब 2 पार्टियां होंगी। सबसे पहले एक प्रपोजल बनाकर भेजेगी, दूसरा उसको एग्री कर रहा हो। देन द सेकंड एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस इज टू डू और एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग ऑब्टेनिंग अदर्स एसेंट, मतलब या तो हम किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर हम किसी काम को ना करने के लिए प्रपोजल बनाकर दे रहे हैं। क्लियर है इतना? आगे आगे अगर आप आओगे तो इसमें आपको मिलेगी ए प्रपोजल हैज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या है? वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or abstain from doing anything with a viewpoint to obtain the assent of other. A casual injury is not a proposal. ठीक है, casual injury is not a proposal, जहां पर मैंने बताया कि हम नॉर्मली कोई चीज लिखकर भेज रहे हैं तो नहीं माना जाएगा। Intention to create legal relationship is also a important essential, is also a important ingredient of the प्रपोजल। उसके बाद एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों हो सकते हैं, ये बात आपको यहां पर समझनी होगी कि अगर प्रपोजल भेजा जा रहा है तो वो एक्सप्रेसली जो है एक्सप्रेस करके भेजा जा सकता है, या फिर इंप्लाइडली, मतलब इंप्लाइडली भी भेजा जा सकता है। तो एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों हो सकता है हमारा प्रपोजल। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, जनरल प्रपोजल, स्पेसिफिक प्रपोजल, क्रॉस प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल, ये सब पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, ये सब पढ़ा दिया। फिर आपका आता है इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल एंड ऑफर। ठीक है, देन दी केस लॉस। केस लॉस पर आ जाइए। 4 इंपॉर्टेंट केस हमें यहां पर इसमें समझने होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट केस समझने हैं, फिर उसके बाद आपका टॉपिक प्रपोजल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन चारों केसों को अगर यहां पर आप समझोगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा पहला केस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस ग्वालियर केमिकल वर्क लिमिटेड। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? इट वाज हेल्ड दैट अ प्राइस लिस्ट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है, एंड नॉट एन ऑफर और प्रपोजल। वही बात, जूते वाली बात एग्जांपल समझाई थी। तो यहां पर यह कहा गया कि अगर किसी भी दुकानदार ने, किसी भी फर्म ने, किसी भी कंपनी ने अपने प्राइस को लगा करके किसी भी चीज को डिस्प्ले किया हुआ है तो ऐसे केसेस में वो इन्विटेशन टू ऑफर कहलाएगा। आप उसको उनकी तरफ से प्रपोजल नहीं जो है ट्रीट कर सकते। ये जो है इसमें हेल्ड किया गया था। द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज only formed when an offer is made by one party and accepted by the other। ठीक है, तो ये यहां पर आपको इस केस में बताया गया। इसके बाद द सेकंड केस इज फिशर वर्सेस वेल 1961। फिशर वर्सेस वेल में आपको बोला गया इट वाज हेल्ड दैट a display of goods in a shop window or on a shelf in journal an invitation to offer and not an offer. The customer's offer to purchase the goods at a certain price would constitute a proposal and shop owner accepted of the proposal would forming a binding contract। समझ में आया? सेम जो मैंने समझाया है वही है। क्या है कि जो डिस्प्ले में गुड्स लगे हुए हैं आप उनको पिक करके, आप उनको जब पिक कर रहे हो, और पिक करके कहां पर जा रहे हो? पिक करके आप जा रहे हो भैया उनको लेकर जो दुकानदार है कि मुझे इसको दे दीजिए। तो ये बोला गया इस केस में कि जब आप उन डिस्प्ले में लगे हुए गुड्स को पिक कर रहे हैं और पिक करके जो है आप शॉपकीपर के पास गए तो आप वहां पर अपने प्रपोजल को शॉपकीपर के सामने रख रहे हैं, प्रपोजल को शॉपकीपर के सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको यही समझाया गया। और फिर वो शॉपकीपर आपको उतने पैसे में दे रहा है या नहीं दे रहा, अगर दे रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये माना जाएगा कि हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट को बना लिया है, मतलब प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो चुका है। देन द थर्ड केस अगर आप आओगे तो बल्फर वर्सेस बल्फर 1919। ठीक है, अब इसके फैक्ट सुन लो। एक वाइफ और हस्बैंड थे, ठीक है,
इंग्लैंड में ये रहती थी, मान लीजिए किसी भी ब्रिटेन में या इंग्लैंड में ही रह रही हैं। अब इनके जो हस्बैंड हैं वो चले जाते हैं श्रीलंका, वो चले जाते हैं श्रीलंका काम करने के लिए, ठीक है। वो अपने काम को ढूंढते ढूंढते श्रीलंका पहुंच जाते हैं और श्रीलंका जाने से पहले वो उनको प्रॉमिस करते हैं, क्या प्रॉमिस करते हैं कि भाई मैं हर महीने तेरे लिए वहां से जो है पैसे भेजते रहूंगा, मैं हर महीने मंथली आपको जो है क्या आपको खर्चे के लिए पैसे भेजते रहूंगा। अब वो श्रीलंका में गए, 2-4 महीने तो उन्होंने भेजा, लेकिन उसके बाद भेजना बंद कर दिया। तो वाइफ ने यहां पर सूट फाइल कर दिया कि ये मुझे प्रॉमिस करके गए थे और मैंने एक्सेप्टेंस ली थी कि भैया आप मेरे को पैसे भेजोगे, आप मेरे को पैसे भेजोगे, ठीक है। तो अब ये पैसे नहीं भेज रहे हैं, तो ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहे हैं, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहे हैं। ये वाइफ का जो है यहां पर कंटेंशन था। द इंग्लिश कोर्ट ऑफ appeal held that the social or a domestic agreement made without any intention to create a legal relationship does not give rise to binding a contract, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला, देखो कोर्ट ने ये बोला कि आप पति पत्नी हो, आप पति पत्नी हो, उनकी सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको जो है गुजारा भत्ता भेजेंगे, पैसे भेजेंगे, जब तो आप अपने घर का खर्चा चला पाओगी, अपने आप को जो है मेंटेन कर पाओगी, ठीक है। तो यहां पर आप दोनों के बीच में जब वो श्रीलंका जा रहे थे तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट को करने की जो है कोई भी गुंजाइश नहीं थी। आपकी लीगल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने की कोई भी लीगल इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने की लीगल इंटेंशन होती तो हम आपको यहां पर जो है पति को बोल करके क्या बोलते, पति को बोल करके यहां पर क्या करते, पति को बोल करके आपको पैसे दिला देते। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको हम जो है लॉ के अंदर एग्रीमेंट मानकर बाइंडिंग करा सकते हैं। तो इसमें पैसे दिलवाने से कोर्ट ने मना कर दिया था, पैसे दिलवाने से कोर्ट ने मना कर दिया था, क्लियर, क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। Then the fourth important case is लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त 1913 का केस है। It was held that in the order to constitute a contract there must be a acceptance of a proposal and there can be no acceptance unless there is knowledge of the proposal। मतलब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है यहां पर लालमन शुक्ला वाले केस में, यह कहा गया था कि अगर कोई भी प्रपोजल भेजा गया है, कोई भी प्रपोजल भेजा गया है, तो जब तक आप उसको इंप्लाइडली या फिर एक्सप्रेसली एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक वो जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उसकी लीगल इन्फोर्सेबिलिटी कुछ नहीं होने वाली है, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी कुछ नहीं होने वाली है। और दूसरी बात यह बोली गई कि अगर किसी ने कोई भी ऑफर दे रखा है और उस ऑफर की नॉलेज आपको नहीं थी, उस ऑफर की नॉलेज आपको नहीं थी, आपने जो है विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर किसी काम को कर दिया है, तो ये जो है वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। जैसे मेरा पर्स खो गया था, मैंने न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे दिया कि जो भी मेरे पर्स को मेरे पास लेकर आएगा उसको मैं 5,000 रुपए या 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन एक पर्सन जिसको वो पर्स मिल गया था वो विदाउट नोइंग द फैक्ट जो है लेकर आ गया। तो ऐसे केसेस में, इस केस में हेल्ड किया गया कि देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस अनलेस देयर इज नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। जब तक प्रपोजल की नॉलेज ही नहीं होगी तब तक हम उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट केस लॉज ऑफ द प्रपोजल। तो यहां पर हमने बेसिक 4 केस लॉज के साथ में 4 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े और काइंड्स ऑफ प्रपोजल पढ़े और प्रपोजल को हर तरीके से समझ लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या है? क्रॉस ऑफर का मतलब यार कितनी बार समझाना पड़ेगा, समझ लो, 5-2 मिनट में समझ जाओगे। मैं हूं अपूर्व शर्मा, मैं गुड़गांव में रहने लगा हूं, तो मेरा एक आगरा का घर खाली पड़ा हुआ है, आगरा का घर मेरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरे जो पड़ोसी हैं मिस्टर बी, यार ऐसे नहीं, ए बी से ही समझो, ए है, ए ने जो बी का एक हाउस है, ठीक है, बी एच लिख देता हूं इसको, बी का एक हाउस है, ठीक है। क्रॉस ऑफर समझा रहा हूं, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, बार बार पूछ रहे हैं। ए है, ए का एक हाउस है बी एच, ठीक है।
तो ए यहां पर बी के इस हाउस को परचेज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? खरीदना चाहता है 1000 रुपए में। तो यहां पर ये एक ऑफर बनाता है, दैट इज ऑफर 1, या फिर आप लिख लो प्रपोजल 1। ठीक है, ऑफर बनाता है, एक जो है सारी कंडीशंस, अपनी सारी बातें लिखता है कि मिस्टर बी, मैं मिस्टर ए हूं, आपका जो घर है उसको 1000 रुपए में खरीदना चाहता हूं। और जब ये सारी बातें ऑफर में लिख दी जाती हैं तो इस ऑफर को जो है बाई पोस्ट भेज दिया जाता है, बाई पोस्ट जो है भेज दिया जाता है मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी को यह नहीं पता है कि ए उसके लिए कोई प्रपोजल या फिर ऑफर बना चुका है। मिस्टर बी को इसका कोई आइडिया नहीं है, जीरो आइडिया, या फिर आप लिख सकते हो नो आइडिया। कोई आइडिया ही नहीं है कि उसने क्या किया। ठीक है, अब यहां पर दोबारा ध्यान दो कि ए ने जब ये ऑफर बनाकर भेजा तो बी को पता ही नहीं था कि उसके घर को खरीदने के लिए ए उसको प्रपोजल बनाकर भेज चुका है। ये उसने भेज दिया बाई पोस्ट। अब पोस्ट को पहुंचने में 6-7 दिन लगे, उस टाइम पर बी ने क्या किया? बी ने अपना ऑफर बनाया और यह लिख दिया कि मेरा जो हाउस है मैं आपको 1500 रुपए में बेचना चाहता हूं, 1500 रुपए में बेचना चाहता हूं। ठीक है, अब इन भाई साहब ने क्या कर दिया? स्पीड पोस्ट कर दिया। अब ना तो अब ए को भी नहीं पता कि बी ने उसके लिए कोई भी जो है ऑफर बनाकर भेजा है, और बी को भी नहीं पता था कि ए ने बनाकर भेज दिया, बी ने अपना ऑफर भेज दिया। तो अब ऐसे केसेस में अगर दोनों पार्टियां बिना ये जाने हुए कि उनके लिए कोई भी ऑफर पहले से बनाया जा चुका है, वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे को ऑफर सेंड कर दे रही हैं, प्रपोजल भेज दे रही हैं, तो इसको आप बोलोगे क्रॉस ऑफर। क्लियर? चारों केस कर लिए हमने। अब ये सारा कंटेंट और पीडीएफ मिलेगा कहां पर? @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जाकर के मुझसे कनेक्ट हो जाओ, और कनेक्ट होने के बाद जो है इस पूरे कंटेंट को मुझसे ले लो।